9th क्लास इन हिस्ट्री द चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन आपका लास्ट टॉपिक जो है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, सिविल वॉर वाली कंडीशन क्रिएट हो गई थी, फिर मेकिंग अ सोशल सोसाइटी किस तरह से रशिया को एक सोशल सोसाइटी में कन्वर्ट किया गया, स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था और इन सब चीज़ों का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा और उसके बाद यूएसआर की कंडीशन क्या रही। तो सबसे पहले देखते हैं सिविल वॉर। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स और सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, दे कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। उसके बाद जो लीडर्स थे इनके, वो साउथ रशिया की तरफ मूव किया, उन्होंने अपनी ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करी ताकि वो बोल्शेविक्स के खिलाफ लड़ सके। बोल्शेविक्स को द रेड्स कहा जाता है। 1918 और 1919 के दौरान जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को ग्रीन्स कहा जाता है, और एक तरफ थे वाइट्स जो कि प्रोजारिस्ट हैं, उनको कहा जाता है कंट्रोल। यहाँ तक 1818 और 1918 एंड 1919 तक आते आते ग्रीन्स एंड वाइट्स यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड प्रोजारिस्ट, इन लोगों ने ज़्यादातर रशियन एम्पायर को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद दे वर बैक्ड बाय फॉरेन फोर्सेस हु वर वरिड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज थी, फॉरेन फोर्सेस थी, वो जिस तरह से सोशलिज्म की ग्रोथ हो रही थी रशिया में, उसको लेकर काफी चिंतित थी। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, जिस तरह से ये ट्रूप्स और बोल्शेविक के बीच में सिविल वॉर हुआ, उस दौरान काफी सारी लूटपाट हुई, डकैती हुई और फेमाइन की सब एक कॉमन फीचर रशिया में बन चुका था। उसके बाद सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स के अंदर काफी सारे सपोर्टर्स थे जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे। इन्होंने कुछ हार्ड स्टेप्स लिए पीजेंट्स के साथ में मिलकर ताकि ज़मीनों को वो सीज कर सके, जिनके पास जैसे नोबल्स हैं, चर्च वगैरह, उनके पास बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, उसको वो सीज कर सकें। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक, और इसी कारण से नॉन बोल्शेविक्स के प्रति जो सपोर्ट था लोगों का वो वापस कम हो गया। जनवरी 1920 तक आते आते बोल्शेविक ने वापस से पुराने रशियन एम्पायर को अपने कंट्रोल में, काफ़ी सारा पार्ट कंट्रोल में कर लिया। दे सक्सेडेड ड्यू टू द कॉपरेशन, इनको कॉपरेट करने वाले नॉन रशियन नेशनलिटीज थे, मुस्लिम जादिदिस्ट थे, जादिदिस्ट जो मुस्लिम के अंदर जो रिफॉर्मर्स थे, जो मुस्लिम इस्लाम में रिफॉर्मेशन चाहते थे। उस तरह से ये सारी एक्टिविटीज इनकी बढ़ती चली गई। इन दिस सिचुएशन मेनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही थी बोल्शेविक्स की, तो काफी कंफ्यूज थे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रही है। उसके बाद पार्टली टू रेमेडी दिस, the most non-Russian nationalities were given political autonomy in Soviet Russia, the state the Bolshevik created from Russian Empire in December 1922. But since this was combined with unpopular policies like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were only partly successful. तो एक्चुअली पूरा टाइम ये था कि जहाँ पर कभी बोल्शेविक सपोर्ट में थी, कभी अनसपोर्ट में थी, नॉन सपोर्ट उसको मिल रहा था। तो जो सिविल वॉर वाली कंडीशन थी वो एक के बाद एक क्रिएट होती चली गई और सिचुएशन काफ़ी हार्श हो गई। उसके बाद देखते हैं मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, किस तरह से रशिया के अंदर एक सोशलिस्ट सोसाइटी डेवलप की गई थी। अब क्या था इसका लॉजिक? ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। जिस वक्त सिविल वॉर चल रहा था उस वक्त बोल्शेविक्स ने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी रशिया में और बैंक, उनको ज़्यादातर नेशनलाइज कर दिया था, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। उसके अलावा जो जमीन सोशलाइज कर दी गई है वो पीजेंट्स को दे दी गई थी कल्टीवेशन के लिए, उनको परमिशन मिल गई। बोल्शेविक्स यूज्ड कन्फिस्टिकेटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कल्टीवेट वर्क कुड बी। अब बोल्शेविक्स ने जो कन्फिस्टिकेटेड, जो कब्जे करी हुई जमीन थी, उसको कलेक्टिव फार्मिंग के लिए यूज करा। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, और यही वो टाइम था जब एक सेंट्रलाइज प्लानिंग का सिस्टम रशिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियल्स assessed how the economy could work, ऑफिशियल्स को समझाया गया कि किस तरह से इकोनॉमी वर्क करेगी और टारगेट सेट किए गए कि अगले 5 साल में आपको क्या अचीव करना है। फिर इन्हीं ऑफिशियल्स ने बाकी लोगों को भी समझाया। गवर्नमेंट ने इस वक्त सभी चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए थे ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। फर्स्ट 2 प्लान्स के अंदर सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई इस सेंट्रलाइज प्लानिंग से, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा, नई फैक्ट्री सिटीज़ वगैरह भी डेवलप हुई। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जिस तरह से हो रहा था उसकी वजह से वर्किंग कंडीशंस काफ़ी पुअर हो गई थी। इसके अलावा एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, स्कूलिंग सिस्टम को भी डेवलप किया गया।
कुछ अरेंजमेंट्स करे गए फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ एंटर करने के लिए, क्योंकि ये वो लोग थे जो कि अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के कामकाज में लग गए थे, तो उनको वापस बैक टू स्कूल कुछ इस तरह से प्रोग्राम्स उनके लिए बनाए गए। देन क्रेचेस वर एस्टेब्लिश्ड, जो बड़े शहर थे वहाँ पे फैक्ट्रीज में जो लेडीज़ वगैरह काम करती है उनके लिए क्रेचेस बनाए गए ताकि वो अपने वर्किंग टाइम में अपने बच्चों को वहाँ क्रेच में छोड़ जाए देखभाल के लिए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई, सस्ती हेल्थ केयर सुविधाएं। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स, उसके अलावा अच्छे लिविंग क्वार्टर्स वर्कर्स के लिए बनाए गए ताकि वो फैक्ट्री से जब थके हारे घर जाएं अपने तो आराम कर सकें। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो अनइवन था, यानी कुछ एरियाज काफ़ी डेवलप हो गए थे और कुछ बैकवर्ड ही रह गए थे। दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट के संसाधन इस वक्त काफ़ी लिमिटेड थे। उसके बाद स्टेलिन का क्या योगदान था और कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम किस तरह से चला। The period of early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture। ये जो प्लान इकोनॉमी की शुरुआत हुई थी इसमें एग्रीकल्चर को लेकर थोड़े से डिजास्टर्स देखने को मिले थे। The government fixed prices at which grain must be sold। अनाजों के दाम सरकार ने फिक्स कर दिए कि इसी फिक्स दाम पर अनाज बेचे जाएंगे और इसीलिए किसानों ने अनाज बेचने से ही मना कर दिया। स्टेलिन इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर, उस वक्त स्टेलिन ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स लगा दिए क्योंकि अनाज की कमी हो गई थी। और उसके बाद 1928 के अंदर पार्टी मेंबर्स टोवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, वो अलग अलग अनाज प्रोड्यूस करने वाले जो एरियाज थे उन्होंने वहाँ की टूरिंग करी। ग्रेन कलेक्टर्स जो थे, कलेक्शन जो सेंटर्स वगैरह थे उनको सुपरवाइज करा और जो बड़े जमींदार वगैरह थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, कुलाक्स जिनको कहा जाता है, वेल टू डू पीजेंट्स हैं, तो उनके यहाँ पर काफ़ी सारे छापे मारे गए, रेड किया गया क्योंकि उन्होंने अनाज भंडार रख रखे थे, अनाज छुपा रखा था। As shortages continued, the decision was taken to collectivize farm। अब जिस तरह से अनाज की शॉर्टेज चलती गई तो उस वक्त डिसीजन लिया गया कि फार्म्स को कलेक्टिवाइज कर दिया जाए। It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holding। ये माना गया, उस वक्त आर्ग्यूमेंट किया गया कि शायद लैंड होल्डिंग्स छोटी छोटी है इसलिए अनाज की कमी आ रही है। अगर हम जो ज़मीन है उसको कलेक्टिवाइज कर देंगे तो बीच में पार्टीशन और इसमें काफ़ी एरिया चला जाता है वो हट जाएगा और किसी के एब्सेंस में काम रुकेगा भी नहीं, कलेक्टिवली लोग काम करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस विद मशीनरी इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलाक्स। अब अगर हम चाहते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ किए जाएँ, इंडस्ट्रियल लाइंस की तरह उनको मशीन्स के साथ में चलाया जाए फार्मिंग को, तो हमें यहाँ पे कुलाक्स को यानी जो वेल टू डू पीजेंट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा और टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट, इन किसानों से ज़मीन लेनी पड़ेगी और स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स हमें बनाने पड़ेंगे जो सरकारी तर्ज पे काम करेंगे। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट एंड कलेक्टिव फार्म्स। उसके बाद 1929 ने से इस पार्टी ने फोर्स किया पीजेंट्स को कि आप कलेक्टिव फार्म्स पे काम करो। बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। उसके बाद काफ़ी सारी ज़मीन और काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट्स कलेक्टिव फार्म के लिए पहुंचाए गए। पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड, काफ़ी सारे किसान इन लैंड्स पे काम करने लगे एंड द होल कोस्ट प्रॉफिट वाज शेयर्ड, और इस ज़मीन से जो प्रॉफिट हो रहा था उसको आपस में शेयर किया गया। दोज हु रेजिस्टेड, अब जो लोग इस कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ थे उनको या तो सिविली पनिश किया गया और कई लोगों को डिपोर्टेड एंड एक्साइल कर लोगों को यहाँ से बाहर भी निकाल दिया, जेल में भी डाल दिया गया। स्टेलिन की गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, लेकिन स्टेलिन की सरकार ने इस वक्त कुछ कल्टीवेटर्स को इंडिपेंडेंट भी कर दिया कि ठीक है आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, बट द गवर्नमेंट वुड बी अनसिंपैथेटिकल टुवर्ड्स देम। सरकार आपके बैड क्राइसिस में, बैड टाइम से कोई मदद नहीं करेगी। बैड हार्वेस्ट 1930 का और 1933 का था, लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन्स इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डाइड। ये वो टाइम था जब फेमाइन इतने ज़्यादा डिजास्टर्स थे कि तकरीबन 4 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। Many within the party criticized, अब काफ़ी लोग पार्टी में क्रिटिसाइज करने लगे थे द कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी, कि प्लान्ड इकोनॉमी के बावजूद भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिस तरह से हो रहा है और कलेक्टिवाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल रहे हैं उससे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि बेनिफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। स्टेलिन एंड हिज सिंपैथाइजर चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। यहाँ पे स्टेलिन के लोगों ने इन क्रिटिक्स को आलोचना करी कि ये देश के जो सोशलिज्म का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं।
Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में डाल दिया या लेबर कैंप्स की तरफ फेंक दिया गया. Most were innocent of the crimes. कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने कभी कोई क्राइम करा ही नहीं था. But no one spoke for them. लेकिन इनके लिए खड़ा होने वाला भी कोई नहीं था. A large number were forced to make false confessions. और काफ़ी सारे लोगों को तो फोर्स किया गया कि जबरदस्ती जुर्म कबूल करो. Under torture and were executed. Several among them were talented professionals. इसके बाद हम ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन का एंड यूएसआर. The possibility of workers' state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed. इसका रिजल्ट ये रहा कि कई कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनाई गई, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East. 1920 में इस साइड पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स हुई थी, इसमें काफ़ी सारे नॉन रशियंस ने भी पार्टिसिपेट करा. And the Bolshevik founded Comintern. By the time of the outbreak of the Second World War, उसके बाद जब Second World War आने लगा, USSR had given socialism a global face. तो यहाँ तक आते आते USSR की जो ये टर्म था, जो पॉलिसी थी सोशलिज्म वाली, अब ये ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर हो चुकी थी, वर्ल्ड स्टेटस पर आ चुकी थी. Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. लेकिन 1950 तक आते आते ये भी क्लियर हो गया कि रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आइडियल्स यूज किए गए थे वो आगे अब उस लेवल पे कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं. अ बैकवर्ड कंट्री हैज बिकम अ ग्रेट पावर. लेकिन कम से कम एक पिछड़ा हुआ देश एक सुपर पावर में कन्वर्ट हो गया है. बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन. लेकिन जो ज़रूरी फ्रीडम भी नागरिकों को चाहिए वो भी अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी. एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रेप्रेसिव पॉलिसीज. अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार गलत तरीके इस्तेमाल कर रही है. By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined. और उसके बाद 20th century के अंत तक आते आते एक अच्छी खासी रेपुटेशन वाली USSR कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, उसकी इमेज डाउन हो चुकी थी. Though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. हालांकि सोशलिस्ट आइडियाज जो थे वो अभी भी लोगों के दिमाग में वो रिस्पेक्ट थी, लेकिन फिर भी पॉपुलैरिटी कम हो चुकी थी. सो दिस इज ऑल अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन.